तो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद फन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जो हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 बनाया था। और उसमें काफी सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने बात किया था साइटोप्लाज्म और इसके साइटोप्लाज्म और उसके फीचर्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने, और भी सेल ऑर्गेनल्स के फीचर के बारे में बात किया था, जैसे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स के बारे में बात किया था। सो इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द cell the features of the rest of the cell organelles and the functions of those cell organelles. So let's start our video without wasting our time, and before starting the video I must tell you that those guys who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it and press the bell icon, so as soon as I upload my videos it will reach you instantly. So let's start our video without wasting our time. Let's go. कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, आप लोगों को दिखाया था डायग्राम के साथ, मैंने एक्सप्लेन किया था, और उन तीनों के फीचर्स के बारे में कल पढ़ाया था मैंने, और उन तीनों के फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, जो कि मैं आज सबसे पहले उन्हीं तीनों को डिस्कस कर लूंगा कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म का फीचर क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के कंटेंट को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करता है। ठीक है, सेपरेट द सेल कंटेंट सेल कंटेंट मतलब सेल के जो अंदर जो चीज पाई जा रही है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो वो उसको सराउंडिंग से क्या करता है भैया, सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है? फॉर एग्जांपल ये आपका सेल बना दिया मैंने, तो ये क्या हो गया आपका, ये सीएम हो गया। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन या फिर पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों ही नाम है इसका। अब देखिए, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपका अंदर जो भी इसके सेल कंटेंट पाया जा रहा है, जो भी चीज, जितना भी सेल ऑर्गेनल इसके अंदर पाया जा रहा है, इसको इसके आसपास के सराउंडिंग से कौन सेपरेट कर रहा है भैया, ये जो मेम्ब्रेन है, यानी जिसका नाम आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो ये एक बात हुई, एक फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन ये याद रखिएगा, ये आपका सर्टेन सॉल्यूट्स और आयंस के एंट्री को रेगुलेट करता है। मतलब इसका आंसर होगा रेगुलेट्स एंट्री ऑफ सॉल्यूट्स एंड आयंस और सॉल्यूट्स के एंट्री को रेगुलेट कौन करता है भैया, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये अलाउ करेगा सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को टू पास थ्रू इट। अब देखिए, तीसरा जो इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो, इसमें से एक ही फंक्शन आप लोगों को लिखने के लिए बेसिकली आता है एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करता है, लेकिन ऐसा ये सिर्फ एनिमल सेल में करता है। मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही ऐसा करता है। शेप ऑफ द सेल को मेंटेन ये सिर्फ एनिमल सेल में ही करता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में ही ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल को। तो ये तीन फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा अभी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब चलिए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में, इसे हम लोग यहाँ पर मिटा लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सेल वॉल के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये जो आपका ये एक डेड मेम्ब्रेन है, ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। इट्स नॉट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक लिविंग मेम्ब्रेन है। ये एक डेड या फिर जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग, ये एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल में ही ये पाया जाता है। ये एनिमल सेल में आपका नहीं पाया जाता है। सबसे आउटर मोस्ट जो आपका बाउंड्री जो प्लांट सेल में पाया जाता है नॉन लिविंग, वो आपका सेल वॉल कहलाता है, और ये सेल्यूलोज का बना है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सेल वॉल के फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। कैसे सवाल आएगा, तो इसका फंक्शन ये है कि ये आपको प्लांट, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल को शेप देता है, वो सिर्फ एनिमल सेल को शेप देता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट प्लांट सेल, जो कि आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, तो ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आपका हो गया सेल वॉल। ये आपका सेल वॉल हो गया,
और ये अंदर वाला जो देख रहे हैं ये आपका CM फॉर सेल मेम्ब्रेन हो गया या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए सबसे पहला जो इसका फंक्शन ये है, गिव्स शेप एंड रिजिडिटी, मतलब वो जो ठोस बनाता है ना, रिजिड बनाता है, गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल को शेप और रिजिडिटी कौन देता है भैया? तो प्लांट सेल को शेप और रिजिडिटी आपका सेल वॉल देता है, ना कि सेल मेम्ब्रेन। दूसरी बात यह है कि ये सब्सटेंस को अलाउ करता है कि वो सोल्यूशन मतलब वो एंटर कर सके, allows substance in solution to enter और लीव। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस होता है सोल्यूशन में उसको एंटर करने में और उसको लीव करने में हेल्प करता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया था विदाउट एनी हिंड्रेंस। मैंने कल भी बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था कि सेल वॉल जो होता है वो एक फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी ये सब जितना भी सब्सटेंस है सबको अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए, लेकिन रोक कौन देगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसको रोक देगा, मतलब सारे सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देगा। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट सेल वॉल, so it allows all the substance to enter or leave through it without any hindrance, that's why it is called freely permeable membrane। ये सबको अंदर आने देता है सेल वॉल। अब देखिए इसका तीसरा फंक्शन हम लोग फटाफट से यहाँ पे जान लेते हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, provides protection। तो ये आपका जो प्लांट सेल है ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एज इट इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सो लेट्स रैप इट एंड आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम लोग साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर वो सारा पार्ट्स होता है, मतलब एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। अगर यहाँ पर मैं एक एनिमल सेल बना दूं बच्चों, तो इसके अंदर जितना भी सेल ऑर्गेनल होगा, चाहे वो इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, कुछ इस तरह का दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, बस ये जो न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाता है, इस न्यूक्लियस को अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लूं, इस तरह का दिखता है डबल माउंटेड मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को अगर मैं ऐसे निकाल दूं तो इसके अंदर जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म जो है इसका फंक्शन क्या है, ये सवाल आप लोगों को पूछेगा। एक ही फंक्शन आप लोग को आना चाहिए, एक दो फंक्शन से ज्यादा आप लोग को नहीं पूछता है। अब देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है बच्चों वो ये है कि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो डिफरेंट organelles are found in it, which perform different functions। इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स पाया जाता है जो कि आपका स्पेशलाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसका अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये तो पहली बात। दूसरा फंक्शन साइटोप्लाज्म का आपका क्या है, इसके अंदर सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। इसके अंदर सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है इनसाइड इट, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही के अंदर आपका जितना भी सेल ऑर्गेनल है वो सारा आपका यहाँ पर पाया जाता है, चाहे वो आपका सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम ही क्यों ना हो, वो सारा सेल ऑर्गेनल आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। इस वजह से वो जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है ये सारा सेल ऑर्गेनल, वो सारा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म करता है। तो ये आपका हुआ दूसरा फंक्शन। लास्ट फंक्शन, तीसरा फंक्शन आपका साइटोप्लाज्म का ये है कि रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप्स होता है, हम लोग जो रेस्पायर करते हैं या एनिमल्स में भी जो रेस्पिरेशन होता है, उसका जो इनिशियल स्टेप्स होता है ये उसका मीडियम है।
मीडियम, साइटोप्लाज्म जो है वो एक मीडियम माध्यम की तरह सर्व करता है फॉर मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब कि अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो रेस्पिरेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप्स जो होता है ना रेस्पिरेशन का, उसका मीडियम कौन है भैया? उसका मीडियम आपका ये साइटोप्लाज्म ही है। क्योंकि जो पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, वो एक्चुअल में आपका साइटोप्लाज्म की वजह से ही होता है। अनलेस एंड अनटिल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस और अकर इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म, द इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन वोंट स्टार्ट एट ऑल। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप है यानी प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि आपका एनारोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन में होता है, जो कि आपका एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन में जो होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड कौन सा एसिड? ये भी पूछ सकता है सवाल कि इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में कौन से एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो ये पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन आपका स्टार्ट ही होता है साइटोप्लाज्म से। तो ये एक माध्यम, एक मीडियम है फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये चीज याद रखिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल के बारे में जान लेते हैं, उसके फीचर और उसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं इस पार्ट के बारे में, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर हम लोग इस पे ये इस तरह से ऐसे बना देते हैं तो ये आपका हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो खरखरा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फीचर और उसके फंक्शन के बारे में। इसे फटाफट से मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग उसके फीचर के बारे में बात कर लेंगे, इस तरफ ये फीचर्स के बारे में, और दूसरी तरफ उसके फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, इससे कैसे सवाल आएगा देखिए अभी। अब देखिए बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले दिखता कैसा है मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, इस तरह का सेल है। अब इसमें मैं आपका एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता हूं। ये अगर न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है, तो इस तरह से ये आपका न्यूक्लियस से इस तरह से ऐसे करके जुड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से रफ डायग्राम बना दे रहा हूं। इस तरह से ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो इस तरह का दिखता है। और अगर इस पे ऐसे इस तरह से ऐसे बना दूं खरखरा टाइप का इस तरह का, तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इस तरह से डॉट डॉट अगर बना दूं तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, और अगर ये डॉट डॉट इस तरह से नहीं बनाऊंगा तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दो तरह का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है आपका एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है आपका आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए बच्चों, पहले इसके हम लोग फीचर के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है फीचर क्या है। देखिए एक्चुअल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक इररेगुलर नेटवर्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो शेप है वो बिल्कुल भी रेगुलर शेप नहीं है, यहाँ पे इररेगुलर शेप है। आप देख सकते हैं ये जैसे तैसे है। यहाँ पर पहला वाला लिख देते हैं, ये इररेगुलर नेटवर्क है। ये एक इररेगुलर नेटवर्क होता है। ठीक है, ये इररेगुलर नेटवर्क होता है ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। ये एक इररेगुलर स्ट्रक्चर है, इररेगुलर नेटवर्क है ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन आपका पाया जाता है। अब देखिए दूसरी बात ये है यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअस होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। मतलब एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका कंटिन्यूअस होता है। एक तरफ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ ये इस तरह से ऐसे करके जुड़ा रहता है, इससे देखिए जोड़ दिया ना। तो एक तरफ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ ये आपका किससे जुड़ा रहता है, आपका न्यूक्लियर एनएम, मतलब ये जो देख रहे हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पे जिससे जुड़ा हुआ है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक चीज याद रखिएगा, तो इसका अगला खासियत है, तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा है, दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा है। तो कंटीन्यूअस विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन आउटसाइड
एन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन इनसाइड, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा फीचर क्या है बच्चों, कि ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, मतलब विदाउट राइबोसोम, जिसमें आपका राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, मतलब विथ राइबोसोम। यहां पर जो मैंने बनाया है वो विथ राइबोसोम है। स्टॉप करो। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में लिख दीजिएगा विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम। और दूसरा होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका होता है विथ राइबोसोम, विथ राइबोसोम। लेकिन ये वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये विथ राइबोसोम है। ये देखिए जो डॉट 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 देखते हैं स्ट्रक्चर, ये आपका एक्चुअल में राइबोसोम है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है, ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है सेल का। ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है आपका, किसका? ऑफ द सेल। तो इट इज द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। नेम द फॉलोइंग का सवाल, आंसर विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टॉप करो। और दूसरा है ये सिंथेसिस में हेल्प करता है भैया, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। एक तो बनाने में, दूसरा ट्रांसपोर्ट में। मतलब बना के ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब प्रोटीन और फैट्स को बनाने में भी हेल्प करेगा और उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। मतलब सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। मतलब पहला ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क है सेल का, दूसरा ये सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। इसमें से एक ही फंक्शन आप लोग याद, दैट इज इनफ। और इसमें से आप लोग एक ही फीचर इसका याद कीजिएगा, दैट्स इनफ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत इजी पेपर आता है, आप लोगों को ज्यादा टफ सोचने की जरूरत नहीं है। दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब विदाउट राइबोसोम, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब विथ राइबोसोम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विथ राइबोसोम है, और अगर इससे इसको मिटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इसे मिटा लेते हैं, फटाफट से हम लोग जान लेते हैं इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सवाल कैसे आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया के उसके फीचर और उसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। और यहां पर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में आईसीएसई में सवाल कैसे आता है, इससे रिलेटेड कैसे सवाल आएगा। ये आपका फीचर है और ये इसका फंक्शन है। ठीक है, फीचर फंक्शन। स्टॉप कर दूंगा। अब चलिए फटाफट से फीचर के बारे में हम लोग जान। पहले आप लोग दिखा देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली दिखता कैसा है। ये देखिए, अगर ये सेल है आपका एनिमल सेल है, तो इसमें आपका इस तरह का ये आपका दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरह का दिखता है, यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एक्चुअल में आपका पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ये पावर हाउस कहलाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीचर के बारे में। अब देखिए ये अलग अलग शेप्स का होता है, लेकिन नॉर्मली जो ये शेप का पाया जाता है ये सॉसेज लाइक शेप का पाया जाता है, सॉसेज लाइक शेप। ठीक है, ये इसका पहला फीचर, मतलब इसका शेप जो है कुछ सॉसेज की तरह होता है, इस तरह का देख लीजिए, इस तरह से सॉसेज शेप इसी को कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात यह है कि डबल वॉल्ड होता है, और इसका जो इनर वॉल होता है ये फोल्ड्स में होता है। ये आपका डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ये आपका डबल वॉल्ड ऑर्गेनेल है। और इसका जो अंदर वाला वॉल होता है ना, इनर वॉल होता है, अंदर वाला वॉल, उसमें फोल्ड होता है। ये देखिए, ये आपका जो बाहर वाला वॉल है इसमें फोल्ड नहीं है, लेकिन ये जो अंदर वाला वॉल है इसमें आप देख सकते हैं इसमें फोल्ड्स है। तो याद रखिएगा ये एक डबल वॉल स्ट्रक्चर है। सवाल आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक डबल वॉल स्ट्रक्चर है? बिल्कुल। और क्या इसके इनर वॉल में फोल्ड्स है? तो बिल्कुल, जो इसके इनर वॉल में फोल्ड होता है बच्चों, इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं क्रिस्टे। अब देखिए इससे सवाल कैसे आएगा, पूछेगा कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल को क्या कहते हैं, मतलब इस वॉल को क्या कहते हैं? तो इस वॉल को हम लोग कहते हैं क्रिस्टे, CRISTAE। ये सवाल आपका नेम द फॉलोइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टे? बिकॉज द इनर वॉल हैव फोल्ड्स, द इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव फोल्ड्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टे। अब देखिए इसका अगला फीचर क्या है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है जिसमें सेवरल जीन्स होता है, contains their own DNA, contains own DNA।
इसका अपना खुद का डीएनए होता है। नॉर्मली तो डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया भैया है, इनका खुद का अपना डीएनए होता है जिसमें सेवरल जीन्स होता है। इसमें से सिर्फ आपको एक फीचर याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ एक फीचर तो याद कर ही सकते हैं, सॉसेज लाइक शेप, ये डबल वॉल्ड होता है, इनर वॉल में इसके फोल्ड्स होता है, जिस वजह से इसको क्रिस्टे कहते हैं। इसको अलग से कर लीजिएगा क्योंकि नेम द फॉलोइंग का सवाल है। अगली बात यह कि इट कंटेन्स ओन डीएनए, अपना खुद का डीएनए होता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगली बात यहां पर यह है कि इसका खुद का राइबोसोम भी होता है, मतलब कंटेन्स ओन डीएनए, कंटेन्स ओन राइबोसोम, अपना खुद का राइबोसोम होता है इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहां पर हम लोग इसके फंक्शन के बारे में फटाफट से जान लेते हैं बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है बच्चों। तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम के सिंथेसिस में काम आता है, सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम में काम आता है, सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मतलब रेस्पिरेशन के दौरान हम लोगों को जिस एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का जो सिंथेसिस होता है वो कहां होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अगली बात इसके बारे में यह है कि ये आपका रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम पायरुविक एसिड, जो कि आपका साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया था कि जो आपका रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप है, यानी कि पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, वो एक्चुअल में आपका साइटोप्लाज्म से ही स्टार्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी जो है ना, रिलीज ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, रिलीज ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग यहां पे बात करें फ्रॉम पायरुविक एसिड, वो आपका साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये सारा खेल किसका है, ये खेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड इट स्टोर्स एनर्जी, और ये आपका एनर्जी भी स्टोर करता है, स्टोर्स एनर्जी, एंड it is the seat of cellular aerobic respiration, सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन का ये सीट है, ठीक है। सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन का ये सीट है। कौन सीट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर सवाल यह है नेम द फॉलोइंग में, इट इज द सीट ऑफ सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन, देन द आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। और यही आपका रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यह आपका एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। That's why it is also called the powerhouse of the cell, because it provides energy to the cell in the form of ATP. That's why it is known as powerhouse of the cell. एक चीज याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं powerhouse of the cell, powerhouse of the cell. ये चीज याद रखिएगा। And why? Because it provides energy to the cell in the form of ATP. इस वजह से इसको कहते हैं पावर हाउस। चलिए इसे मिटा लेते हैं, और अभी हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से गोल्गी अपैरेटस के बारे में। इसे मिटा लेते हैं। यह है आपका गोल्गी अपैरेटस। इसके फीचर और इसके फंक्शन के बारे में फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। फीचर्स और इस साइड फंक्शंस के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक रफ डायग्राम कि आपका गोल्गी अपैरेटस दिखता कैसा है। ये आपका सेल है और इसमें हम लोग ऐसे इस तरह से कुछ बना लेते हैं, ऐसा रफ सा डायग्राम, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो आपका दिख रहा है अंदर का, सेल के अंदर का ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि कुछ भद्दा सा, ये आपका एक्चुअल में है गोल्गी अपैरेटस। अब देखिए, इसके फीचर के बारे में हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं कि गोल्गी अपैरेटस का फीचर क्या है। इससे भी सवाल आएगा, एक फीचर के बारे में बस जान लीजिए। देखिए, आपका फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक है, ये स्टैक है आपका, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड, फ्लैट है बिल्कुल, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स है,
ठीक है, तो नेम द फॉलोइंग में सवाल आएगा दीज आर द स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द सेल, तो आंसर विल बी गोल्गी अपैरेटस। दूसरा फीचर इसका क्या है बच्चों कि ये जो है आपका इसके अंदर ट्यूब्यूल्स पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्ने, कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसके अंदर ट्यूब्स पाया जाता है जिसको कह सकते हैं आप लोग ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ट्यूब्यूल्स वेसिकल, एंड इसके अंदर आपका वैक्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका गोल्गी अपैरेटस के अंदर आपका ट्यूब्यूल वेसिकल, और इस ट्यूब्यूल वेसिकल को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्ने। नेम द फॉलोइंग का एक और अच्छा सवाल कि गोल्गी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स वेसिकल व्हिच इज कॉल्ड सिस्टर्ने। इन्हीं ट्यूब्यूल्स वेसिकल को हम लोग कहते हैं सिस्टर्ने। ये बहुत अच्छा सवाल है नेम द फॉलोइंग का। और इसके अंदर आपका वैक्यूल्स भी पाया जाता है। तो ये तो आपका इसका फीचर था। अब देखिए फटाफट से इसके फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि गोल्गी अपैरेटस का आपका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंजाइम, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम्स जो है उसको ये बनाता है और सेक्रीट करता है, उसको बना के उसको क्या करता है, छोड़ देता है, सिंथेसिस करता है और एंजाइम्स का सेक्रीशन करता है। तो ये पहला फंक्शन, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न ओनली वन फंक्शन ईच। अब देखिए दूसरा फंक्शन इसका क्या है गोल्गी अपैरेटस का कि ये एक्रोसोम ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब जो स्पर्म का जो हेड होता है ना, उसके अंदर स्पर्म के अंदर तो आपका पाया जाता है एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म का जो एक पार्ट होता है एक्रोसोम, जहां पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हाइएलुरोनिडेज। ठीक है, तो वो एक्रोसोम के फॉर्मेशन में जो है कौन हेल्प करता है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका गोल्गी अपैरेटस। यानी स्पर्म में ये जो स्पर्म होता है आपका कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसके अंदर जो एक्रोसोम पाया जाता है, इसके ये नहीं एक्रोसोम तो न्यूक्लियस है, ये जो आपका एरिया है जो एक्रोसोम पाया जाता है, तो इस एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भैया कौन हेल्प करता है, तो ये आपका गोल्गी अपैरेटस ही हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में, ओनली इन एनिमल सेल्स, सिर्फ ये एनिमल सेल्स में ऐसा करता है। प्लांट सेल में तो कोई स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें आपका गोल्गी अपैरेटस जो है एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि देयर आर नो स्पर्म इन प्लांट सेल्स, in plants. Now we shall rub this, and the next topic is अब देखिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को राइबोसोम के बारे में दिखाया था। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है ये भी दिखाया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर इस तरह से एक सेल बना लेते हैं और ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका जो है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से बना दिया। ठीक है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो ये आप देख रहे हैं गोल गोल डॉट 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 डॉट, यही एक्चुअल में आपका राइबोसोम है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही पाया जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका आरईआर है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए राइबोसोम का फीचर समझ लेते हैं। राइबोसोम का फीचर क्या है और राइबोसोम का फंक्शन क्या है। एक फीचर एक फंक्शन पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अगर पढ़ना है तो आप लोग नेम द फॉलोइंग के लिए पढ़ सकते हैं, याद बस एक ही एक रखना है। अब देखिए राइबोसोम का पहला फीचर ये है कि ये सिंगल वॉल्ड होता है, डेंस होता है, स्फेरिकल बॉडी होता है, यानी ये डबल वॉल्ड नहीं होता है, ये सिंगल वॉल्ड होता है। ठीक है, ये डेंस होता है, और तीसरा ये आपका स्फेरिकल बॉडी होता है। स्फेरिकल बॉडी होता है। ठीक है, एंड कंटेन्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये डेंस होता है बहुत ज्यादा, ये स्फेरिकल बॉडी होता है, देखिए गोल 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 गोल, ये स्फेरिकल बॉडी होता है, एंड इट कंटेन्स आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये तो हुआ आपका पहला फीचर। ठीक है, ये आपका पहला फीचर हुआ। दूसरा फीचर जो राइबोसोम का है वो ये है कि ये छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स होता है विच आर आइदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आइदर मतलब या तो ये स्कैटर्ड रहेगा, छितरा हुआ, फैला हुआ,
आइदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाएगा, या ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो या तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे 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 करके फैला रहेगा इस तरह से पूरे साइटोप्लाज्म में, या फिर आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है। यानी इसका लोकेशन जो है आइदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो दो फीचर था बच्चों आपका राइबोसोम का, लेकिन राइबोसोम का जो फंक्शन है वो ये है कि ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। एक चीज याद रखिएगा, नेम द फॉलोइंग का बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग कहते हैं राइबोसोम को। द आंसर विल बी राइबोसोम। व्हाई? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इन द सेल। ये राइबोसोम था। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई खामी लगती है मेरी वीडियो में जो कि जिस पे मुझे काम करना चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यहाँ पे हम लोग इसे खत्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जितना भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ बच्चों, उससे बाहर आप लोग को इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं आने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा आईसीएससी वाले बच्चों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ्री में जो है वो फायदा इससे उठा सके। मेरा यही मोटिव है। अब देखिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ खामी लगती है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।